दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। और साथ में दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है, एक एक पार्ट को और एक एक स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो हर एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गूज एंड द क्रो। क्या मतलब हुआ दोस्तों? गूज का मतलब होता है हंस और क्रो का मतलब कौवा। द गूज एंड द क्रो, क्या अर्थ हुआ कि हंस और कौवा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और साथ में आप वर्ड मीनिंग्स को भी नोट करें। और उसके अलावा यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there lived a goose and a crow on a tall fig tree। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। और सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ गूज एंड ए क्रो ऑन अ टॉल फिग ट्री मतलब कि एक। और दोस्तों, फिग ट्री का मतलब होता है अंजीर के पेड़। अंजीर के पेड़ को फिग ट्री कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक समय की बात है, एक ऊंचे अंजीर के वृक्ष पर, ऊंचे अंजीर के पेड़ पर एक हंस और एक कौवा रहते थे। द ट्री वॉज बाय आ रोड साइड मतलब जो ट्री था। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द ट्री वॉज बाय रोड साइड मतलब जो ट्री था, जो पेड़ था, वो रोड के एक तरफ था, रोड के किनारे पर था। बोथ द गूज एंड द क्रो वर गुड फ्रेंड्स। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? बोथ द गूज एंड द क्रो वर गुड फ्रेंड्स मतलब कि दोनों हंस और कौवा अच्छे दोस्त थे। चलिए आगे देखिए। वन डे आ ट्रैवलर वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां दर्शाते हैं पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी। इस तरह के वाक्यों में वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे आ ट्रैवलर वॉज वॉकिंग डाउन द रोड मतलब कि एक दिन। और दोस्तों, ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री मतलब एक दिन एक यात्री सड़क पर चल रहा था। इट वॉज अ समर आफ्टरनून एंड द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। क्या अर्थ हुआ? इट वॉज अ समर आफ्टरनून। और दोस्तों, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है मतलब ये एक गर्मियों की एक दोपहर थी। एंड द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई और आसमान में जो सूरज था वो चमक रहा था। चलिए आगे देखिए। बीइंग टायर्ड एंड टू सेव हिमसेल्फ from the scorching heat of the sun for some time he sat under the cool shade of the fig tree। क्या अर्थ हुआ? being tired। दोस्तों, टायर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है थका हुआ होना। और being मतलब नाते, मतलब कि being tired मतलब कि थके हुए होने के नाते। and to save himself और ख़ुद को, अपने आप को बचाने के लिए
फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट। दोस्तों स्कॉर्चिंग हीट का मतलब होता है चिलचिलाती गर्मी। चिलचिलाती गर्मी से खुद को बचाने के लिए ऑफ द सन, सूरज की, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ही सैट, वह बैठ गया। और दोस्तों ये पास्ट का ही इंडेफिनेट वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सैट, ही सैट, वह बैठ गया, अंडर मतलब कि नीचे, द कूल शेड, ठंडी छां के नीचे, ऑफ द फिग ट्री, अंजीर के पेड़ की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि थका हुआ होने के नाते और अपने आप को चिलचिलाती गर्मी से, मतलब चिलचिलाती गर्मी से, सूरज की गर्मी से बचाने, खुद को बचाने के लिए कुछ समय के लिए, ही सैट अंडर द कूल शेड ऑफ द फिग ट्री, मतलब वह अंजीर के पेड़ की जो ठंडी छाया थी उसके नीचे बैठ गया। चलिए आगे देखिए। एज ही वॉज वेरी टायर्ड ही सून फेल असलीप। क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, FALL। वैसे फॉल का मतलब गिरना होता है, उसके अलावा फॉल असलीप का मतलब होता है नींद आना, और सेकंड फॉर्म है फेल असलीप। तो क्या अर्थ हुआ, एज ही वॉज वेरी टायर्ड मतलब कि क्योंकि वह बहुत थका हुआ था, ही सून फेल असलीप मतलब उसे जल्दी ही नींद आ गई। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि शायद बैकग्राउंड में आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा, कुछ शायद कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, तो दोस्तों आप थोड़ा सा साउंड को बढ़ा लें और आप इसको बड़ा ध्यान से सुने। चलिए, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एज ही वॉज वेरी टायर्ड क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, ही सून फेल असलीप मतलब कि उसे जल्दी नींद आ गई। द गूज वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम एन अपर ब्रांच। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सी का यूज़ नहीं किया गया, लुक का भी यूज़ नहीं किया गया, वॉच का यूज़ किया गया है। और देखिए वॉच का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ध्यान से देखने को वॉच कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द गूज वॉज वॉचिंग हिम मतलब कि जो गूज था, जो हंस था, वॉज वॉचिंग हिम वो उसको देख रहा था, फ्रॉम एन अपर ब्रांच मतलब एक ऊंची, अपर ब्रांच मतलब ऊंची शाखा से जो हंस था वह उसे देख रहा था। ही सॉ द सन रेज फॉलिंग अपॉन द ट्रैवलर्स फेस। दोस्तों यहाँ ट्रैवलर के बाद एपिस्ट्रॉफी है जिसका अर्थ होता है काकी के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही सॉ उसने देखा, द सन रेज की जो सन रेज हैं मतलब सूरज की किरणें हैं, फॉलिंग वो गिर रही हैं, पड़ रही हैं, अपॉन द ट्रैवलर्स फेस यात्री के चेहरे पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने देखा कि सूरज की किरणें यात्री के चेहरे पर पड़ रही हैं। बीइंग अ काइंड एंड जेंटल बर्ड। दोस्तों काइंड का मतलब दयालु, बीइंग ए काइंड एंड जेंटल बर्ड। और दोस्तों जेंटल का मतलब सज्जन, मतलब एक दयालु और सज्जन पक्षी होने के नाते ही डिड नॉट वॉन्ट वह नहीं चाहता था, हिज स्लीप टू बी डिस्टर्ब मतलब वह नहीं चाहता था कि उसकी जो स्लीप है, स्लीप मतलब नींद, उसकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो। डिस्टर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ में कोई भी परेशानी आना, किसी कोई भी तरह की रुकावट आना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि दयालु और एक सज्जन पक्षी होने के नहीं चाहता था कि वह नहीं चाहता था कि ही डिड नॉट वांट हिज स्लीप टू बी डिस्टर्ब, वह नहीं चाहता था कि उसकी नींद में कोई डिस्टर्ब्ड हो मतलब कि उसकी नींद खराब हो। ही स्प्रेड आउट हिज विंग्स। दोस्तों स्प्रेड आउट का मतलब होता है फैलाना। ही स्प्रेड आउट हिज विंग्स उसने अपने पंखों को फैला दिया, टू प्रिवेंट। और दोस्तों प्रिवेंट का मतलब रोकना, रोकथाम करना। तो क्या अर्थ हुआ, ही स्प्रेड आउट हिज विंग्स उसने अपने पंखों को फैला दिया, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, द सन रेज किरणों को, फ्रॉम फॉलिंग ऑन हिज फेस मतलब उसके चेहरे पर पड़ने से। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने अपने पंखों को फैला दिया सूरज की मतलब क्यों फैला दिया, ताकि जो सूरज की जो किरणें हैं वो उसके चेहरे पर ना पड़ें, उसको रोकने के लिए है, प्रिवेंट करने के लिए तो रोकने के लिए। नाउ अब हिज फ्रेंड मतलब जो उसका दोस्त है, द क्रो कौआ, वॉज वेरी मिस्चीवियस। क्या अर्थ हुआ कि वो, और दोस्तों मिस्चीवियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब शरारती। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, नाउ हिज फ्रेंड द क्रो मतलब जो उसका दोस्त है जो कौआ, वॉज वेरी मिस्चीवियस वो बहुत ज़्यादा शरारती था। ही ऑलवेज लुक्ड फॉर वन और द अदर ट्रिक टू डिस्टर्ब अदर्स। और वो हमेशा ही लुक फॉर मतलब कि ढूंढता था
कोई ना कोई चाल ढूंढता था, मतलब ट्रिक ढूंढता था, टू डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों को परेशान करने की कोई ना कोई वो चाल ढूंढता था, मतलब उसी तरह की वो तलाश में रहता था। When he saw the goose spreading his wings, क्या अर्थ हुआ? When he saw the goose, जब उसने हंस को देखा, spreading his wings wide, मतलब जब उसने हंस को अपने पंखों को मतलब कि फैलाते हुए देखा, टू प्रोवाइड शेड, छाया देने के लिए, टू द ट्रैवलर, यात्री को, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ एन आइडिया, उसे एक विचार सूझा, टू प्ले अ प्रैंक, मतलब एक प्रैंक करने की, शरारत करने की उसको एक विचार सूझा। तो दोस्तों इस यहाँ तक कहानी आपको समझ ही आ गई होगी कि जो एक यात्री था जो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो वो एक अंजीर के पेड़ के नीचे आके बैठ गया और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, यही कारण था कि उसको नींद आ गई। और उसी पेड़ पर जो एक ऊंची शाखा थी वहाँ पर एक हंस था जो कि बहुत दयालु था और बहुत सज्जन था। तो उसने जब देखा कि जो सूरज की किरणें हैं उस यात्री के चेहरे पर पड़ रही हैं, तो वो नहीं चाहता था कि उन सूरज की किरणों से उस व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब हो, तो इसलिए उसने अपने पंखों को फैला दिया। लेकिन जो उसका दोस्त था कौवा बहुत ज़्यादा शरारती था और वो हमेशा कोई ना कोई मतलब ट्रिक ढूंढता था कि वो दूसरों को परेशान करे, डिस्टर्ब करे। और जब उसने देखा कि जो गूज है उसने अपने पंखों को फैला दिया है यात्री को छाया देने के लिए, ही थॉट ऑफ एन आइडिया टू प्ले इट प्रैंक, मतलब उसने एक शरारत करने के बारे में सोचा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। एज द गूज वॉज सिटिंग ऑन एन अपर ब्रांच, जैसे कि जो गूज था, हंस था, वो सिटिंग, वो बैठा हुआ था, ऑन एन अपर ब्रांच, एक ऊंची शाखा पर बैठा था। द क्रो फ्ल्यू डाउन टू अ लोअर ब्रांच, जो कौवा था फ्ल्यू डाउन, वो उड़कर गया, टू अ लोअर ब्रांच, नीचे वाली शाखा पर गया। एंड सैट, और बैठ गया, जस्ट अबव द हेड ऑफ द ट्रैवलर, और वो ठीक ट्रैवलर के यात्री के सर पर जाकर बैठ गया। सैट जस्ट अबव मतलब सर के ऊपर जाकर, तो सर के ऊपर का मतलब ये नहीं कि सर पे बैठ गया, सर के ऊपर का मतलब जो सर के ऊपर जो शाखा थी वो उसके ऊपर जाके बैठ गया। एंड सैट जस्ट अबव द हेड ऑफ द ट्रैवलर। आगे देखिए, फ्रॉम देयर, वहाँ से, ही एक्सक्रीटेड ऑन द ट्रैवलर्स फेस एंड फ्लूड अवे। दोस्तों एक्सक्रीट का मतलब होता है मल त्याग करना, जो हम मल त्याग करते हैं, पॉटी वगैरह करते हैं, उसको एक्सक्रीट कहा जाता है। सेकंड फॉर्म है एक्सक्रीटेड। आप चाहें तो इस वर्ड को नोट कर लीजिए। और ट्रैवलर्स फेस का मतलब हुआ यात्री का चेहरा। तो क्या अर्थ हुआ? फ्रॉम देयर मतलब वहाँ से, ही एक्सक्रीटेड ऑन द ट्रैवलर्स फेस मतलब वहाँ से उसने यात्री के फेस पर मल त्याग कर दिया। एंड फ्ल्यू अवे और उड़कर चला गया। फ्लाई अवे मतलब उड़ना, सेकंड फॉर्म फ्ल्यू, और वो उड़कर भाग गया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम द ट्रैवलर वोक अप। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वेकअप मतलब जागना, सेकंड फॉर्म वोक अप। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, द ट्रैवलर वोक अप मतलब कि यात्री जाग गया। ही फेल्ट समथिंग वेट ऑन हिज फेस। दोस्तों फील का मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट। ही फेल्ट समथिंग वेट, वेट मतलब गीला, मतलब उसे कुछ गीला महसूस हुआ। ऑन हिज फेस क्या अर्थ हुआ? कि उसे अपने चेहरे पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ, कुछ गीला महसूस हुआ। सून जल्दी ही, ही फाउंड आउट उसने पता लगा लिया, द कॉज ऑफ द वेटनेस। और दोस्तों कॉज का मतलब कारण और वेटनेस का मतलब गीलापन, और आप इसे नोट कर लीजिए, नाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सून ही फाउंड आउट द कॉज ऑफ द वेटनेस मतलब जल्दी ही उसने गीलेपन का जो कारण था उसका उसने पता लगा लिया। ही लुक्ड अप उसने ऊपर देखा, टू सी द बर्ड पक्षी को देखने के लिए, हु हैड मेड हिज फेस डर्टी। और दोस्तों यहाँ देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ हु का यूज़ किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही लुक्ड अप टू सी द बर्ड हु हैड मेड हिज फेस डर्टी मतलब उसने ऊपर देखा पक्षी को देखने के लिए जिसने उसका चेहरा गंदा किया था। डर्टी मतलब गंदा। आगे देखिए, सीन्स क्योंकि द क्रो हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे
और दोस्तों देखिए यहाँ पर भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ है यहाँ ऑलरेडी, और जो फ्लॉन अवे वो अगले पेज पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जैसा मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, सीन्स क्योंकि द क्रो हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, क्योंकि जो कौवा था वो पहले ही, ऑलरेडी मतलब पहले ही वो उड़ के जा चुका था। देयर वॉज ओनली द गूज सिटिंग ऑन द ट्री, मतलब वहाँ सिर्फ हंस था जो सिटिंग ऑन द ट्री, जो पेड़ पर बैठा हुआ था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ है, क्या अर्थ हुआ कि क्योंकि जो कौवा था वो पहले ही वहाँ से उड़कर जा चुका था अवे, और वहाँ जो हंस था वो पेड़ पर बैठा हुआ था। वहाँ मतलब वहाँ सिर्फ हंस था जो पेड़ पर बैठा हुआ था। द ट्रैवलर वॉज नॉट अवेयर ऑफ द काइंड एक्ट ऑफ द गूज। दोस्तों अवेयर का मतलब होता है किसी बारे में अवगत होना, किसी बारे में मालूमात होना, पता होना, और आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए, ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ, द ट्रैवलर वॉज नॉट अवेयर, मतलब जो ट्रैवलर था, यात्री था, वो इस बात से अवगत नहीं था, मतलब वो इस बात को नहीं जानता था, किस बात के बारे में, ऑफ द काइंड एक्ट, मतलब ये जो दयालु वाला उसने का जो काम है, गूज अब हंस का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो यात्री था वो हंस के इस दयालु काम के बारे में नहीं जानता था, मतलब वो इस चीज़ से वो अवगत नहीं था। और दोस्तों दयालु काम क्या है, किस बारे में बात हो रही है, दयालु काम ये है कि जब वो यात्री बैठा हुआ था तो उसके चेहरे पर धूप पड़ रही थी, जब वो सो रहा था तो उस हंस ने अपने पंखों को फैला के धूप को उसके चेहरे पर आने से रोका। तो जाहिर सी बात है एक दयालु वाला काम है, लेकिन ये जो व्यक्ति था ये तो सोया हुआ था, तो इसलिए इस व्यक्ति को इस बारे में नहीं पता था। आगे देखिए, ही थॉट, और दोस्तों थिंक मतलब सोचना, लगना, सेकंड में थॉट, ही थॉट उसने सोचा दैट द गूज हैड एक्सक्रीटेड ऑन हिज फेस। और दोस्तों यहाँ भी देखिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने सोचा कि जो गूज है, हंस है, हैड एक्सक्रीटेड ऑन हिज फेस, मतलब उसे लगा कि हंस ने उसके चेहरे पर मल त्याग किया था। ड्यू टू एंगर, दोस्तों ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, के कारण, इसे आप नोट कर लीजिए। ड्यू टू मतलब की वजह से, और एंगर का मतलब गुस्सा, क्रोध। तो क्या अर्थ हुआ, ड्यू टू एंगर मतलब गुस्से की वजह से। ही पिक्ड अप अ बिग स्टोन, उसने एक बड़ा पत्थर उठाया, एंड थ्रू इट, और उसको फेंक दिया। और दोस्तों थ्रो मतलब फेंकना, सेकंड फॉर्म थ्रू, उसे फेंक दिया। फोर्सफुली मतलब बहुत ज़ोर से, एट द गूज, हंस पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि गुस्से के कारण उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसने उसे पूरी फोर्सफुली मतलब ताकत से हंस के ऊपर फेंक दिया। द स्टोन हिट द डेलिकेट हेड ऑफ द गूज। दोस्तों आप इस वर्ड को ज़रूर नोट करें। देखिए मैं आपको हर वर्ड के बारे में बताता हूँ कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। तो कृपया करके जब भी आप किसी भी वर्ड को नोट करें तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर मेंशन करें कि वो किस प्रकार का शब्द है। जैसे ये एडजेक्टिव है तो आप इसके साथ एडजेक्टिव लिखें। और दोस्तों डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो उसको डेलिकेट कहा जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, द स्टोन हिट द डेलिकेट हेड ऑफ द गूज, मतलब कि पत्थर ने, जो पत्थर था उसने उस हंस के बहुत जो नाजुक सर को हिट किया, मतलब जो पत्थर था वो हंस के नाजुक सर पर लगा। द गूज गॉट इंजर्ड एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है। गेट इंजर्ड का मतलब घायल होना, सेकंड फॉर्म गॉट इंजर्ड। द गूज गॉट इंजर्ड, हंस घायल हो गया, एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। और फॉल डाउन मतलब नीचे गिरना, सेकंड फॉर्म फेल डाउन। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो हंस था वो घायल हो गया, एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। इन ए पूल ऑफ ब्लड मतलब कि लहूलुहान हालत में, ही फ्लटर्ड, फ्लटर का मतलब था फड़फड़ाना। जब कोई पक्षी पंखों को फड़फड़ाता है उसको फ्लटर कहा जाता है। सेकंड में फ्लटर्ड मतलब वह फड़फड़ाया। फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय तक वो फड़फड़ाया। विद पेन दर्द से वो फड़फड़ाया। देन ही डाइड, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, इन ए पूल ऑफ ब्लड ही फ्लटर्ड फॉर सम टाइम विद पेन, देन ही डाइड मतलब कि लहूलुहान हालत में कुछ समय तक वो दर्द से फड़फड़ाया। देन ही डाइड, फिर उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, द पुअर गूज मतलब कि बेचारा हंस, ही हैड टू पे फॉर द मिसचीफ विद हिज लाइफ, मतलब उसे कीमत चुकानी पड़ी। पे मतलब कीमत चुकाना, उसे कीमत चुकानी पड़ी इस शरारत की। विद हिज लाइफ मतलब अपने जीवन से उसको इस कीमत को चुकाना पड़ा। द मिसचीफ ही नेवर कमिटेड मतलब वो शरारत जो उसने कभी भी नहीं की थी।
तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उस बेचारे, ये जो पुअर का मतलब गरीब होता है, उसके अलावा बेचारा भी होता है। तो जो बेचारा हंस था उसे उस शरारत की कीमत चुकानी पड़ी अपने जीवन को देकर जो उसने कभी की ही नहीं थी। बट एक्चुअली, लेकिन असल में, वास्तव में, ही डाइड, उसकी मृत्यु हुई ड्यू टू द कंपनी ऑफ द विकेट क्रो। विकेट का मतलब था धूर्त, मतलब असल में उसकी जो मृत्यु हुई वो क्यों हुई, ड्यू टू मतलब किस कारण के कारण हुई, ड्यू टू द कंपनी ऑफ द विकेट क्रू, मतलब कि इस कौवे की मतलब इस धूर्त कौवे की जो संगति थी उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। रिमेंबर, याद रखें, द कंपनी ऑफ द विकेट एंड द विली ऑलवेज ब्रिंग्स मिसफॉर्चून। दोस्तों आप इन दोनों वर्ड को नोट कर लीजिए, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। विकेट का मतलब होता है धूर्त और विली का मतलब होता है चंड। तो क्या अर्थ हुआ, रिमेंबर, याद रखें, द कंपनी ऑफ द विकेट एंड द विली ऑलवेज ब्रिंग्स मिसफॉर्चून, मतलब कि जो किसी धूर्त व्यक्ति की, धूर्त की या कह सकते हैं चंट व्यक्ति की जो संगत होती है वो हमेशा ही मिसफॉर्चून मतलब कि दुर्भाग्य को वो लेकर आती है। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जो हमें शिक्षा मिलती वो बहुत बड़ी है, क्योंकि जैसा हमने यहाँ पर देखा कि वो जो बेचारा हंस था जो बहुत ही ज़्यादा सज्जन था और बहुत ज़्यादा दयालु था, लेकिन अपनी बुरी संगत के कारण उसको अपने प्राणों को गंवाना पड़ा, क्योंकि जो उसका जो दोस्त था उसने उस शरारत को किया जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। तो हमें जब हम अपनी दोस्त बनाएं या जिस तरह के हम अपनी संगत बनाएं तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा ही अच्छे लोगों से दोस्ती व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।